अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? यस। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम न्यू पार्टिसिपेंट्स टू 4 PM पाइथन कोर्स। वैसे तो फ्राइडे डे हमारा डेडिकेटेड होता है पार्टिसिपेंट्स की प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन ड्यू टू नीड ऑफ द आवर हमने ये डिसाइड किया कि हम पाइथन रीडर जो बुक है, टेक्स्ट बुक बाय कोड इन प्लेस, उसको हम अपने सेशन में कवर करें। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग सेशन लीडर्स सेलेक्ट हुए हैं, तो उन लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए और वो भी हमारी सेशन को ज्वाइन करें और अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। तो इनिशली मैं लूप्स तक कवर करूंगा और उसके बाद हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट्स में सायरा इसहाक हैं, वो लूप्स का टॉपिक कवर करेंगी। सर हम एक दो ये मिनट में स्टार्ट जी करते हैं। जी, सर आप ये क्वेश्चन पूछ। लिंक लिंक हम ग्रुप में भी सेंड कर दें स्टैनफोर्ड के, ताकि जो ठीक है। इंटरेस्टेड हैं वो भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, मैंने चैट में शेयर किया है। और इसके अलावा ये स्लैक चैनल जो है कोड इन प्लेस का, उसमें भी शेयर्ड है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर्ड है। नहीं, मैं मीटिंग का लिंक कह रहा हूँ, जूम मीटिंग का। अच्छा, जूम मीटिंग के लिंक के लिए आपको आई कोड ग्रुप प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन करना पड़ता है, और वहाँ से जो चैनल्स हैं वहाँ पर मीटिंग के लिंक्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ से आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वर्किंग डेज पर लिंक शेयर होता है 2 मिनट्स पहले क्लास से। तो आप आई कोड ग्रुप पर हैं अभी अवेलेबल, ज्वाइन किया आई हुआ है थिंक आपने? पर आई थिंक ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो हमारा ग्रुप बंदा हुआ ना सेक्शन लीडर का, वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ सेंड कर दें कि नहीं। जी जी, जो स्टैनफोर्ड का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना, सेक्शन जी लीडर्स जी का, जी। तो उधर उधर शेयर कर दें ये जो जूम लिंक है। जूम लिंक, अच्छा ये कह रहे हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आई कोड गुरु के ही हैं। फिर भी जी जी, मॉडरेटर आप उन्होंने चेक शेयर कर कर लें। दिया कर दिया। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर आपने इन्फॉर्म किया हुआ है पहले से कि आज हमारा जो कवर होने जा रहे हैं टॉपिक्स वो जी, कोडिंग। मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म किया है, जो सेक्शन लीडर्स का ग्रुप है उसमें इन्फॉर्म किया है मैंने। ओके फिर ठीक है। फिर जो ओके। इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट होंगे वो खुद ही ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमने टॉपिक आज ज़्यादा कवर करने हैं। और जो इनिशियल टॉपिक्स हैं उनको मैं थोड़ा स्पीड में कवर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इस सेशन में 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम वो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे इंटरप्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बुक है, इसका टाइटल पेज है। जस्ट अ सेकेंड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज़। अ, सर मेरा ये फर्स्ट टाइम है सेक्शन लीडर एज अ सेक्शन लीडर। तो जो हॉस्पिटल कैरल की प्रॉब्लम दी हुई है, तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे आप या फिर नहीं? नहीं, ये असल में जो ये सेशन है ये कोड इन प्लेस से रिलेटेड नहीं है, ये पाइथन का सेशन है। तो इसमें हम वैसे भी पाइथन कवर कर रहे थे, तो वी थॉट कि हम क्यों ना इसको स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस की टेक्स्ट बुक से ही कवर कर लें। तो जो कोड इन प्लेस का एग्जैक्टली मटेरियल है डेडिकेटेड टू कोड इन प्लेस, वो हम इस सेशन में कवर नहीं करेंगे। ठीक है सर। ओके, ठीक है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये शो किया गया है कि एक पाइथन प्रोग्राम का टेम्पलेट कैसे होता है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमें मेन फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में हम मेन फंक्शन डिक्लेयर किए बगैर भी अपना कोड लिख सकते हैं। जो हमारे पास कोई भी आईडीई या कोड एडिटर अवेलेबल होता है, उसमें हम अपना कोड मेन फंक्शन के बगैर भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि बाकी लैंग्वेजेस में भी फंक्शन मेन यूज़ होता है, तो उन्होंने यहाँ पर एक टेम्पलेट दिया है कि सबसे पहले जो मेन हमारा कोड होगा वो मेन फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे, ताकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोड हो। और उसके अलावा ये जो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये इसलिए है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल में मेन फंक्शन में कोड लिखा, जब मैं उस फाइल को रन करूंगा तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है नेम के नाम से, और वो मेन के इक्वल हो जाता है। तो वो मेरा जो मेन फंक्शन के अंदर कोड होगा वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर इस फाइल को कोई और अपने पास एज अ मॉड्यूल इंक्लूड करे अपने कोड के अंदर, मतलब मेरा कोड था, मैंने लिखा, किसी ने उस कोड को अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया और उसके ऊपर फर्दर एक्सटेंड करने के लिए काम किया, तो फिर ये कोड मेन फंक्शन वाला रन नहीं होगा। क्योंकि
यहाँ ये वाला जो कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ बनाया हुआ है ये वहाँ पर उस बंदे ने नहीं बनाया होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक प्रोग्राम गिवन है, जहाँ पर इस प्रोग्राम को भी समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये मेंशन है कि ये एक प्रोग्राम है जो कि पाइथन की मदद से लिखा गया है। और इस कोर्स को, इस बुक को पढ़ने के बाद आप इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिलहाल इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये जो ग्रीन में लाइन लिखी हुई है इसको कमेंट्स कहते हैं, और कमेंट्स लिखने के लिए हम हैशटैग एंटर करते हैं, कोई भी लाइन उसके आगे लिखते हैं तो वो कमेंट्स बन जाते हैं। और अगर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने हों, उसको ब्लॉक कमेंटिंग कहते हैं या मल्टीपल लाइन कमेंटिंग कहते हैं, उसके लिए हम ट्रिपल कॉमास यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। और लेकिन 3 बार वो पहले लिखनी है आपने स्टार्ट में, और 3 बार एंड पर लिखनी है, तो हमारी जो मल्टीपल लाइंस हैं वो एक कमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके अलावा डिफरेंट जो आईडीज होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट नोटबुक्स होती हैं, हर किसी की एक शॉर्टकट की होती है। जिस शॉर्टकट की से आप इसको सिलेक्ट करके वो शॉर्टकट की जब अप्लाई करते हैं तो वो जो आपने सिलेक्ट किया होता है वो एक कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो सारा आपको एक पूरा इतना बड़ा ब्लॉक कोड का नज़र आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ ये 4 लाइंस का कोड है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो कमेंट्स की फॉर्म में लिखी हुई हैं, वो कोड में रन नहीं होंगी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइल्ड। दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो कोड एक पूरा ये सारा लिखा, यहाँ पर एक मेरा मल्टीपल लाइंस का कोड है, तो जो कंपाइलर क्या करेगा कि पहले सारे कोड को कंपाइल करके एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, और फिर उस कोड को रन करेगा। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है कि एक लाइन को पहले कन्वर्ट करके रन करता है, फिर सेकेंड लाइन को रन करता है, फिर थर्ड लाइन को रन करता है, और इस तरह लाइन बाय लाइन चलता जाता है। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो एक प्रोफेसर हैं वो इस तरह देते हैं कि जैसे घर में आप एक खाना बनाते हैं, और उसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल मुर्ग कौरमा बनाना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक हांडी बनानी पड़ेगी, उसको प्रॉपर कुक करना पड़ेगा, तभी आप उसको फुल कुक करके खा सकते हैं। लेकिन जो सलाद के आइटम्स हैं उसमें कैरेट है, कुकम्बर है, अनियन है, उसमें आप कोई भी एक आइटम पिक करके रैंडमली खा सकते हैं। तो सलाद को आपको पूरा कंप्लीटली शुरू से लेकर एंड तक सारे आइटम्स को कंप्लीटली कट करके फिर नहीं खाने की जरूरत, बल्कि आप बारी बारी भी सारे आइटम्स को अलग अलग से कट करके खा सकते हैं। जबकि एक खाना है उसको आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा, और तभी आप उसको खा सकते हैं। यही कंपाइलर और इंटरप्रेटर करता है कि कंपाइलर सारे कोड को इकट्ठा कन्वर्ट करके एक साथ रन करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो हम प्रोग्राम्स रन करते हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंट, जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरह एक कंसोल है, जो यहाँ पर एक कंसोल बना हुआ है और इसके अंदर प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है। तो कंसोल जो होता है उसके अंदर जब मैं पाइथन लिखूंगा और साथ में मैं फाइल का नेम लिखूंगा, तो कंसोल को मैं बता रहा हूँ कि जो मैं फाइल का नेम है उस फाइल को ओपन करके रन कर दो, और जिस लैंग्वेज में रन करना है वो पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है। और ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। और कंसोल जो है वो नॉर्मल आईडीई की तरह ही, अगर इस फाइल के अंदर मैंने कोई एरर कोड में किया हुआ है तो वो मुझे रिटर्न कर देगा कि आपने इस लाइन नंबर 3 के अंदर एक सेंटेक्स का कोई एरर किया है। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास वो फाइल अवेलेबल नहीं हो, या उस फाइल के एंड पे मैंने डॉट पाई नहीं लिखा, उसकी एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं लिखी, तो मेरे पास जो है एरर आ जाएगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इस पेज के अंदर यही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने कवर किया है। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल अभी हम कंसोल को यहाँ पर, जैसे एक एम्बेडेड कंसोल है इस पेज के अंदर, वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट हेलो वर्ड, तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो हेलो वर्ड मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो मुझे कुछ शो करने के लिए स्क्रीन पर यूज होता है। उसके बाद फंक्शन अनॉटमी क्या है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जब मैं ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज़ लिखता हूँ तो तब वो चीज़ मुझे प्रिंट होकर आ जाती है। मेन फंक्शन जैसे है उसके अंदर मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं लिखना पड़ रहा मेन फंक्शन के अंदर, लेकिन जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर मुझे कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, तभी वो उस चीज़ को मुझे प्रिंट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है। उसके बाद जब मैंने न्यू लाइन पर प्रिंट करना है तो मैं उसके अंदर दो तरीके इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक तो मैं प्रिंट हेलो वर्ड इस तरह लिखूं, फिर नेक्स्ट लाइन में एक अलग चीज़ जो लिखूं मैं, जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करनी है, और उससे नेक्स्ट लाइन में अलग चीज़ लिखूं। ठीक है। एक तो मैं इस तरह डिफरेंट लाइंस में प्रिंट कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स नहीं लिखना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन ऑपरेटर डाल दूंगा। जैसे मैं
अब ये रीड ओनली एडिटर है, लेकिन क्या करूंगा, मैं बैक स्लैश डालूंगा और उसके साथ एन लिख दूंगा। एन क्या होता है, न्यू लाइन ऑपरेटर होता है, या वो एक नई लाइन ऐड कर देता है। तो मुझे ये अलग अलग से प्रिंट स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ेंगी, एक स्टेटमेंट के पास खत्म होने के बाद मैं ब्लैक स्लैश एन लिखूंगा और साथ अगली स्टेटमेंट लिख दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट लाइंस में प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा हम प्रिंट क्या क्या कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन से। हम प्रिंट फंक्शन से जो है वो कोई इंटीजर भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई फ्लोट भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक सेंटेंस है पूरा जिसके अंदर स्पेसिस भी हैं, वो भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि प्रिंट डजंट राइट आउट द कोटेशन मार्क्स बट यू हैव टू इंक्लूड देम। जैसे कोई स्ट्रिंग लिखते हैं हम, तो उसके इर्द गिर्द हमें कोटेशन मार्क्स एंटर करनी पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स एंटर नहीं करूंगा तो वो इस स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि वो समझेगा कि कोई वेरिएबल है हेलो नाम का, और उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और उस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, कोई उसको ये नहीं समझ आएगी कि अच्छा मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो अगर उसको मैंने बताना है कि आपने कोई वेरिएबल नहीं बल्कि जो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज इसको प्रिंट कर दो, तो मुझे उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब कोटेशन मार्क्स जो हैं हमारे पास डबल कोट्स भी होती हैं, सिंगल कोट्स भी होती हैं। तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि सिंगल कोट्स हम यूज करते हैं कैरेक्टर्स के लिए और डबल कोट्स हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, लेकिन पाइथन में हम दोनों ही स्ट्रिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना है कि जिस कोड से मैंने स्टार्ट किया है, जिस तरह की कोड से, उसी तरह की कोड में मैंने एंड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने डबल कोड से स्टार्ट किया है तो मैं डबल कोड पर ही एंड करूंगा, सिंगल कोड से स्टार्ट किया है सिंगल कोड पर एंड करूंगा। इस तरह नहीं कि डबल कोड से स्टार्ट कर दिया और सिंगल कोड पर एंड कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये किस लिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल कोट को अपनी लाइन के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंगल कोट से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर सिंगल कोट जब आएगी तो ये समझेगा कि बस इतनी ही एक स्ट्रिंग है और उसको वो प्रिंट करने की कोशिश करेगा। तो जब मैंने उसके अंदर एक सिंगल कोट प्रिंट करना है तो साइड पर मैं डबल कोट्स एंटर करूंगा ताकि वो सिंगल कोट्स जो हैं वो एक स्ट्रिंग का हिस्सा बन जाए और उस सेंटेंस के अंदर प्रिंट हो जाए। इसी तरह अब यहाँ पर मैंने गुड मॉर्निंग के इर्द गिर्द डबल कोट्स प्रिंट करनी है, तो इन डबल कोट्स को प्रिंट करने के लिए मैं साइड पर सिंगल कोट्स एंटर करूंगा। तो जब वो सिंगल कोट पहली रीड करेगा तो उसके बाद वो सर्च करेगा सिंगल कोट के लिए ही, वहां पर अपने सेंटेंस को वो कंप्लीट करके उस सेंटेंस को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये एडवांस है, ऑप्शनल रीडिंग है, अगर आप रीड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो ना सही। अच्छा, इसमें क्या है कि मल्टीपल लाइंस कमेंट्स, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, उसको हम इस तरह से ऐड कर लेते हैं, थ्री कोटेशन मार्क्स ऐड करके, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए हम इन जो कमेंट्स हैं उनको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा और यहाँ पर मैंने थ्री कोटेशन मार्क्स एंटर किए, उसके बाद मैंने मल्टीपल कमेंट्स की लाइंस लिखी और फिर मैंने थ्री कोटेशन मार्क्स एंटर किए, तो क्या होगा इससे कि मेरा जो ये लाइंस हैं, ये मल्टीपल लाइंस, ये मेरी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, और ये कोड इसको रन करेगा। जी सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने पहले बताया था कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर आपने इफ, ये क्या इसे कहते हैं, नेम इज इक्वल टू मेन, ये किस तरह से क्या चीज आपने डिस्कस की थी, थोड़ा सा आप रिपीट कर देंगे इस चीज को? अच्छा, वैसे तो सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसको, आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं समझा देता हूँ कि ये होता बेसिकली क्या है। नहीं नहीं सर, आप समझाएं, वो तो आइडिया है कि इसको बेसिकली जो हमारा फंक्शन होता है उसको कॉल कैसे करते हैं और इसका सिंटैक्स, उसका तो आइडिया, बट ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एडवांस लगी और काफी हेल्पफुल लग रही, तो मैंने कहा इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया कमेंट्स डॉट पाई के नाम से। ठीक है, अब जब मैं इस फाइल को रन करूंगा कमेंट्स डॉट पाई के नाम से, जो फाइल रन होगी तो ऑटोमेटिकली पाइथन लैंग्वेज क्या करेगी कि एक वेरिएबल बना देगी इस नाम का। ठीक है, डबल अंडरस्कोर नेम और डबल अंडरस्कोर, और उस वेरिएबल की वैल्यू वो रख देगी मेन। ठीक है, इस तरह की वैल्यू रख देगी। तो जब मैं उस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करूंगा तभी सिर्फ ये होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है, इस वेरिएबल की अगर ये वैल्यू बन गई है तो आप ये काम कर दो। उस काम में मैंने क्या लिखा है कि आप मेन फंक्शन जो है उसको कॉल कर दो। तो इसने ये कंडीशन चेक की, फाइल मैंने डायरेक्ट रन की थी, ये कंडीशन ट्रू हुई और उसने फिर मेन फंक्शन को कॉल किया, और मेन फंक्शन कॉल होने की वजह से यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा था वो सारा उस फाइल के ओपन होने के साथ ही एग्जीक्यूट हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या है कि मैंने ये फाइल लिखी हुई है, ठीक है, कमेंट्स डॉट पाई, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट रन नहीं करता, मैं एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कि
फंक्शन डॉट पाई, ठीक है। और उसके अंदर मैं इस फाइल के कोड को सिर्फ इंपोर्ट करता हूँ, कि मैं इस फाइल को कहता हूँ कि इंपोर्ट कमेंट्स डॉट पाई, और उसके अंदर अपना कोड लिखता हूँ। और फिर उस फाइल को जब एग्जीक्यूट करूंगा तो इस मेन फंक्शन के अंदर जो मैंने कोड लिखा होगा वो फिर उस सेकंड फाइल जो फंक्शन डॉट पाई है उसमें खुद ब खुद ही रन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इसके अंदर जो मैंने वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर किए थे वो डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके अलावा ये रन नहीं होगा। रन तभी होगा जब मैं इसको डायरेक्ट इस फाइल को ओपन करूंगा और ये जो मेरे पास एक वेरिएबल है ये इसके इक्वल इसकी वैल्यू हो जाएगी, और फिर ये मेन फंक्शन कॉल होगा। जी सर, बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि हमने फंक्शन को कॉल करने से पहले एक कंडीशन लगा दी, अगर तो उसकी वैल्यू डबल अंडरस्कोर मेन होगी देन फिर ये हमारे पास फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज अगर इसकी वैल्यू ये नहीं होती तो ये कॉल नहीं होगा। इज इट ओके सर? जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि जब मैं इस फाइल को डायरेक्ट ओपन करूं डबल क्लिक करके तो फिर ये फंक्शन चले। अगर इस फाइल को मैं डायरेक्ट ओपन नहीं कर रहा, किसी और फाइल में इस्तेमाल कर रहा हूँ इंपोर्ट करके, तब ये फंक्शन ना चले। मकसद मेरा लिखने का ये है। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ थी। ये इस कंस्ट्रक्टर को अगर हम नहीं यूज़ करते तो कैरल की प्रोग्रामिंग रन ही नहीं हो रही। ओके। वो इसलिए फिर मतलब इन्होंने फिर यहाँ पर इंक्लूड किया होगा कि वैसे तो हमारे पास जो आईडीज होते हैं या नोटबुक्स होते हैं उनमें रन हो जाता है कोड। तो यही इसलिए रन किया होगा कि जब वो वैल्यू ये डिक्लेयर कर देते होंगे, ठीक है। मतलब जब उनका कोड अब एक एज अ फाइल रन होता होगा उनके कंसोल के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये एक एज अ कंसोल है, जैसे एक विंडोज में टर्मिनल होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अब ये आपको मेरे टर्मिनल की विंडो नजर आ रही है। यस यस सर। सर। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं पाइथन लिखूंगा, ठीक है, तो अगर तो मेरे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होगी तो मुझे यहाँ पर थ्री एरोज बने आ जाएंगे और मेरा कोड स्टार्ट हो जाएगा एज अ कंसोल। लेकिन अगर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी तो मुझे एक ब्राउजर विंडो ओपन हो जाएगी और वो कहेंगे कि आप पहले पाइथन जो है लैंग्वेज वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ। तो मैंने ये लैपटॉप पीसी नया लिया है, इसमें मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई, इसलिए मेरे पास ये एक लिंक ओपन हो गया कि आप पहले इंस्टॉल कर लें। जब मैं इंस्टॉल कर लूंगा तो मेरे पास ये कंसोल रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम गूगल कोलैब की नोटबुक यूज कर रहे होते हैं, जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे होते हैं, या वीएस कोड या इस तरह के आईडीज यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये समझ लें कि एक टर्मिनल जो और लैंग्वेजेस के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए फिर यहाँ पर हमें ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ती है कि जब ये वाली वेरिएबल की वैल्यू ये हो तो फिर आप मेन फंक्शन को कॉल करो, तभी वो मेन फंक्शन को कॉल करेगा। अदरवाइज वो मेन फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, वो समझेगा बस आप इसी और काम के लिए इस कोड को इंक्लूड कर रहे हैं और अभी आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे। ठीक है, इसमें कोई और अगर ऐड करना चाहे अपना नॉलेज, तो हमारी क्लास का मकसद सर यही है सर कि रिपीट सब कर लोग दो, मिलके मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये जो आपने बताया ना, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, ये रिपीट कर। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ समझ लें क्योंकि ये काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, जो सीएस ग्रेजुएट्स होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं, उनको भी ये समझ नहीं आ रहा होता, तो इसको आज हम समझ लेते हैं अच्छे से। और जो आप लोगों में अगर किसी को ये आइडिया है तो आप भी अपना नॉलेज लाजमी शेयर करें, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मेन फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने अपना सारा प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। और मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया, और सेव करते हुए मैंने इसका नाम रख दिया, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और मैंने इसका नाम रख दिया पाइथन डॉट पाई, ठीक है। और इसके अंदर फिर मैंने वही जो मेरे पास एक वेरिएबल था, ठीक है, जिसका नाम था डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, ठीक है। ये मेरे पास एक वेरिएबल है। क्या होता है कि जब मैं इस ये मेरे पास कंप्यूटर में एक फाइल पड़ी है, ठीक है। मैं माउस लेके आया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये फाइल चल गई। जब ये फाइल चलेगी तो वो ऑटोमेटिकली फाइल क्या करेगी, एक वेरिएबल बना देगी डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, और उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देगी, इसको इक्वल कर देगी डबल अंडरस्कोर मेन के, ठीक है। ये फाइल ने जब मैंने इस फाइल को रन किया तब इस फाइल ने ये काम कर दिया, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन को चेक कर रहा हूं कि अगर इस फाइल ने ये नाम काम कर दिया है, यानी इस फाइल को मैंने डायरेक्ट रन किया है, तो आप क्या करो,
इसके अंदर मैं कंडीशन लिखा देता हूँ कि इफ़ ये काम हो गया है अगर, और ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो आप क्या करो कि एक फंक्शन चला दो, मेन जिस फंक्शन का नाम है। तो वो क्या करेगा, इस फाइल में ढूंढेगा मेन फंक्शन किधर है, और उस फंक्शन की यहाँ पे कॉलिंग करके उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा उसको चला देगा। ठीक है। अब एक और फाइल है जो मैंने बनाई जिसका नाम मैंने रखा CIP.py। ठीक है। अब CIP.py जो मेरे पास फाइल है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने कोड लिखा, उसके अंदर मैंने, मुझे लगा कि यार मैंने एक python.py के अंदर ना एक कैलकुलेटर बनाया था, तो वो कैलकुलेटर मैंने CIP.py वाले प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी फाइल को इस जगह पर। तो जब इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं इस फाइल को और डायरेक्टली डबल क्लिक करके रन नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो वेरिएबल है, ये डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। जब वो चेक करेगा इफ नेम इज इक्वल टू मेन, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है। और वो इस जगह पर आएगा ही नहीं और मेन फंक्शन को रन नहीं करेगा, और जो मेरा ये वाला कोड है जो मैंने इस फाइल के अंदर स्टोर किया था वो रन नहीं होगा। तो ये बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं कि जब हम इस फाइल को रन करें तो डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल हो और जो कोड मैंने लिखा है वो रन हो जाए। और अगर मैं इस फाइल को डायरेक्ट ओपन नहीं कर रहा, किसी और जगह एज अ सेकेंडरी फाइल यूज कर रहा हूं, तो तब ये फंक्शन कॉल ना हो और ये कोड रन एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि इस फाइल के अंदर जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो। अभी थोड़ा क्लियर हुआ है? सर आप मतलब हमने एक चेक रख दिया है कि अगर ये ऐसा कोई करने की कोशिश करे तो वो यूज कर जी, सकेगा। एग्जैक्टली exactly. हमने एक चेक रख दिया है कि जब मैं अभी इसको एक सेकेंड दोबारा से मैं बताता हूँ। सर फॉर एग्जाम्पल, कोलैब में ये कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं? कॉल किस कॉलन में? कोलैब शीट में सर, गूगल शीट जो है। अच्छा, कोलैब में, कोलैब में हमें ये रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। जो हमारे पास कोलैब है वो ऑलरेडी उसको वहां पर सिलेक्टेड है कि पाइथन लैंग्वेज आपने रन करनी है, और जब हम वो जो प्ले का बटन है उसको क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी उस कोड ब्लॉक के अंदर जो कोड होता है उसको रन करता है। सर बट अगर आपने हम फाइल में सेव करके जब इंपोर्ट करवाते हैं तब हमें नीड पड़ रही होती है इसकी। नहीं, जैसे मैंने एक फाइल बना दी, फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पर एक फाइल बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, ठीक है, और उस फाइल का नाम मैंने रख दिया python.py। ठीक है। अब जब मैं इस फाइल को डबल क्लिक करूंगा ना, तो ये क्या होगा कि नेम इज इक्वल टू मेन ऑलरेडी एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, और फिर इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया था वो रन हो जाएगा। अगर मैं इस फाइल को डायरेक्ट रन नहीं कर रहा, एक और फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा कि वो नेम इज इक्वल टू मेन नहीं होगा, और वो मेन फंक्शन जो मैंने इसके अंदर डिफाइन किया था वो डिफाइन रहेगा, लेकिन वो कॉल नहीं होगा। यस सर, क्लियर। अच्छा, अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें या समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, या कोई ऐड करना चाहे ऐड भी कर सकते हैं। यस मैम। हेलो सर, मैं ये बिल्कुल बिगनर हूँ इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं भी सेक्शन। मतलब अगर दूसरी फाइल में हम चला रहे हैं हम इस तरह का कोड, तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे नेम इज इक्वल टू मेन। हम उस फिर उस फाइल के अंदर पुरानी फाइल का कोड हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम नेम इज इक्वल टू मेन नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर उसी फाइल के अंदर फिर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं मेन, ठीक है, फिर हम उसके अंदर लिखेंगे कि उस फाइल को हम डायरेक्ट रन करें तो मेन रन हो जाए। अच्छा मैम इकरा, आप अपना क्वेश्चन पूछें, आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। हेलो सर, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी प्लीज़, अभी जी, आ मैं रही। ये पूछना चाह रही थी कि जो मैंने सॉल्व किए हैं ना कैरल वाले, तो उधर तो इंपोर्ट लिखा हुआ होता है, मतलब मेन डेफ मेन के ऊपर इंपोर्ट लिखा होता है। उसके बाद तो वो रन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद नीचे वो भी दिया हुआ होता है नेम के साथ मेन वाला। तो नीचे वो भी होता है, मेन भी होता है, ऊपर इंपोर्ट भी लिखा होता है। तो उस इंपोर्ट की वजह से वो मतलब रुकता क्यों नहीं है और वो चलता है, रन करता है? अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आप इंपोर्ट करती हैं तो कैरल के फंक्शंस इंपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है। कैरल के फंक्शंस जो उस फाइल के अंदर डिफाइन हुए हैं, फिर आप उन फंक्शंस को अपनी फाइल में इस्तेमाल करती हैं, अपने कोड के अंदर लिखती हैं, फिर वो फंक्शंस आपके कोड के मेन की वजह से रन होते हैं। ठीक है। लेकिन जो
पुरानी फाइल बनी हुई है कैरल की, वो उस टाइम रन नहीं हो रही होती है आपके कोड के अंदर, बल्कि आपके कोड का जो अपना फंक्शन है उसके अंदर फिर आपने दोबारा से फंक्शन बना के फंक्शन कॉलिंग की, फिर वो पुरानी फाइल से रन हो रहे हैं। मतलब मैं इसमें ये इसकी एक कोई और एक प्रोग्रामिंग के अलावा एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो शेप्स हैं, ठीक है। एक शेप है सर्कल और एक शेप है ट्रायंगल, ठीक है। अब मैंने दोनों शेप्स, एक सर्कल शेप बनाई और उसके अंदर मैंने उसके फंक्शन बना दिए कि उसका एक फंक्शन है ड्रॉ और दूसरा एक उसका फंक्शन है कलर, ठीक है। और एक और शेप मैंने बना दी ट्रायंगल, अब उसके अंदर भी मैंने फंक्शन बना दिया ड्रॉ और कलर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जब मैं ट्रायंगल के अंदर वो फंक्शंस बनाऊंगा, वो इंपोर्ट करूंगा मैं सर्कल के फंक्शंस को। तो जब मैं उसके अंदर बनाऊंगा और उसके अंदर थोड़ा सी कोड एडिटिंग करूंगा और उस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो वो मैंने उसके अंदर एडिटिंग की है, उस वजह से वो क्या करेगा, एक ट्रायंगल को ड्रा करेगा, बल्कि जो पुराने जो फंक्शन थे सर्कल्स के उनको रन नहीं करेगा। एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू नहीं हो जाएगा। लेकिन जब मैं सर्कल को रन करूंगा तो वो सर्कल के फंक्शंस रन होंगे और एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। यानी मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्तेमाल करके अपने कोड में ऐड करके रन कर रहा हूँ। वो चीज़ें जहां पर बनी हुई हैं वहां पे रन नहीं हो रही। सर जो चैट में एक क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा रिपीट कर दे, समराइज कर दे, शायद उसने लेट ज्वाइन किया है। वैसे ज्वाइन तो मैंने भी अभी लेट कर दिया, सो सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल से आप रिकमेंड यही करेंगे कि दोबारा से वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें शायद। ऐसे ही अभी हमारे पास टाइम कम है, अभी मैम सायरा ने भी कवर करना है लूप्स का टॉपिक। तो हमारी इस पे काफ़ी जी। डिस्कशन हो गई है। ये जो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है इस पे काफ़ी डिस्कशन हो गई है। तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे 2 वीक्स हो चुके हैं सेशन के, तो अभी मैं स्पीड में कवर कर रहा हूँ, चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों, कौन सी चीज़ क्यों है, क्या वजह है। तो वो आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देख के, अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं प्रोग्रामिंग से, तो आप वहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एस्केप करेक्टर्स होते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर के। फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू लाइन प्रिंट करना है, अब खाली मैं एन लिखूंगा तो वो लाइन के अंदर एन एन ही प्रिंट हो जाएगा, या टी लिखूंगा तो वो टी ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मैंने उस एन का असल इस्तेमाल जो है वो है एक न्यू लाइन ऑपरेटर का, वो मैंने इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैं ब्लैक स्लैश एंटर करूंगा, तो उस एन का जो असल फंक्शन है वो वहां पे इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। और ये जब गुड बैक स्लैश एन मॉर्निंग लिखा तो एन प्रिंट नहीं हुआ बल्कि गुड, और उसके बाद एक एंटर डाल के मॉर्निंग प्रिंट हो गया। इसी तरह टैब के लिए ब्लैक स्लैश टी एंटर किया तो यहाँ पर एक टैब स्पेस आ गई, ठीक है। अगर ये बैक स्लैश एंटर नहीं करूंगा तो क्या होगा, गुड टी मॉर्निंग ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर, अब यहाँ पर एक सिंगल कोट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिंगल कोट एंटर करनी है, आई एम ए प्रोग्रामर। अगर मैं बैक स्लैश एंटर नहीं करूंगा तो ये क्या होगा कि सिर्फ आई का एक सिंगल कोट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो सिर्फ आई प्रिंट हो जाएगा। बाकी कोड जो है वो प्रिंट नहीं होगा, बल्कि एक एरर आएगा, ठीक है, कि आपका सिंटैक्स का मसला है। लेकिन लॉजिकली क्या होगा कि सिर्फ आई जो है वो एज अ भी सर, स्ट्रिंग रीड हो रहा है। एक ये चैट में क्वेश्चन है, उनको शायद ये लग रहा है कि आज फर्स्ट क्लास, ये एक्चुअली हम ये जो सीआईपी की वो है ना बुक जो दी हुई है, ये हम उसका ओवरव्यू लेंगे इसमें। तो सब लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि इस सेशन में हम इसको कवर कर लेंगे। इसका हम ओवरव्यू लेंगे बस, बाकी हम जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा जो न्यू है, मैंने पहले भी मेंशन किया है, वो हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख लें। जो मैं अभी चीज़ें कवर कर रहा हूँ वो हम उसमें कवर कर चुके हैं इन डिटेल। जी जी, और वो ये जो हमारा सेशन है ये बेसिकली पाइथन फॉर बिगिनर्स का है। और आज जो आप कह रहे हैं, ये हमने अनाउंस किया था कि हम जो बुक उन्होंने मेंशन की हुई है कोड इन प्लेस के लिए, तो उसका हम ओवरव्यू जो था उसके लिए हमने ये कहा था कि आज के सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वो है, कंटिन्यू कर लें आप। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में क्या होता है अच्छा। कि वेरिएबल में हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं और वेरिएबल की नेम के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है कि कोई भी हमने हमारे पास डाटा है, कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, उसको हमने किसी चीज़ के अंदर स्टोर करना है। तो जिस चीज़ में हम स्टोर कर रहे हैं वो
चीज को मैं कोई नाम दे रहा हूँ और उस चीज का कोई टाइप है और उसके अंदर कोई वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ये मेरी मेमोरी में एक जगह एलोकेट हो रही है। ठीक है, उस जगह को मैं कहूंगा वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, और उसकी टाइप बन गई इंटीजर और उसका नेम बन गया एक्स। ठीक है, अब मैं उसके बाद सेकेंड लाइन में कह देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 10, तो मैंने 5 से उसकी वैल्यू चेंज करके 10 कर दी। अब मैं एक थर्ड लाइन में कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू और डबल कोट्स डाल के पाइथन, तो अब उसकी टाइप चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी, नेम उसका एक्स ही रहेगा और वैल्यू में उसके एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी, पाइथन। अच्छा, वेरिएबल को असाइन करते हैं वैल्यू तो हम इक्वल का साइन डालते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि सबसे पहले वेरिएबल के नेम आ जाएगा और जो भी वैल्यू हमने उसको साइन करनी है वो असाइन हो जाएगी। मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं कि जब हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो उनका एक मेमोरी एड्रेस भी होता है जो कि हम आईडी फंक्शन के जरिए ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, और उस मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर होती है और उस मेमोरी को जो नेम दिया जाता है वही वेरिएबल का नेम होता है। तो इसके अलावा उस मेमोरी का एक कोड भी होता है, बाइनरी कोड या एड्रेस उसको कहते हैं। वो आईडी फंक्शन के जरिए हम उसका कोड पता कर सकते हैं कि उसका कोड क्या है। अच्छा, वेरिएबल क्रिएट ना करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो आपने असाइनमेंट करनी है जिस चीज़ में, फॉर एग्जांपल एज में, तो वो लेफ्ट पे लिखें और जो वैल्यू है वो राइट पे लिखें। ठीक है, जो हमारी असाइनमेंट होती है वो हमेशा लेफ्ट असाइनमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा खाली आप एज ना लिखें बल्कि आप इसको कोई वैल्यू दें। अगर आप पे खाली एज लिख रहे हैं तो इसका मतलब प्रोग्राम क्या करेगा कि उस एज की जो वैल्यू स्टोर होगी उसको कॉल करने की कोशिश करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा एज की वैल्यू का है क्या है। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो एरर देगा कि आपने एज का वेरिएबल पहले डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, मैसेज के अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, गुड नाइट स्टोर कर दिया। ठीक है, और ये जैसे अब एक वेरिएबल है, इसकी अगर हम इसको देखें कि ये क्या है, तो ये इसका नेम है मैसेज, इसका जो वैल्यू है वो गुड मॉर्निंग है और इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसके बाद जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं अगर गुड नाइट प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं मैसेज लिखूंगा, तो ये मैसेज को प्रिंट करने के बजाय मैसेज की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैसेज करके तो मैं डबल कोट्स एंटर कर दूंगा तो ये मैसेज लफ्ज प्रिंट करेगा बजाय इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के। वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को फिर दूसरे वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। टॉप पर जैसे मैंने एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, उसके अंदर मैं कोड के अंदर बजाय बार बार जगह जगह चेंज करूं, एक ही जगह चेंज करूंगा और बाकी जगहों पे उसका नाम यूज हो रहा होगा डिफरेंट जगहों पर, तो वहां पर खुद ही उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल होते हैं जो कि एक होल नंबर होता है, फ्लोट होता है डेसिमल फॉर्म में, स्ट्रिंग होता है, कोई भी इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, बुलियन फॉर्म होती है ट्रू और फॉल्स। अच्छा, पाइथन में एक मजे की बात यह है कि जो टाइप ऑफ वेरिएबल है वो पत्थर पे लकीर नहीं होती। एक बार मैंने हाई लिखा, दूसरी बार मैंने 7 लिखा, तो पहले बार वो उसको स्ट्रिंग बना देगा, अगली बार वो उसको इंटीजर बना देगा। जबकि दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हम टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल के साथ ही और फिर वो उसी टाइप का वेरिएबल बन जाता है। टू वेरिएबल्स की वैल्यू को हम स्वैप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, तो बी में ए में बी की वैल्यू चली जाएगी, फिर बी इज इक्वल टू ए, बी में जो अब ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी तो वो चली जाएगी, जिस वजह से एक थोड़ा इशू आ रहा होगा कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। उसके लिए फिर मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा, पहले टेम्परेरी वेरिएबल में ए की वैल्यू स्टोर कर लूंगा, फिर ए की वैल्यू अपडेट करूंगा और फिर टेम्परेरी वेरिएबल से जो पुरानी ए की वैल्यू थी वो बी में एंटर कर दूंगा। वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए बस प्रिंट फंक्शन लिखते हैं और उसमें वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है REPL, रीड एवेल्युएशन प्रिंट लूप। जैसे मैंने अभी टर्मिनल रन किया था, उसके अंदर जब मैंने पाइथन लिखा तो मेरे पास अगर पाइथन इंस्टॉल होगी तो इस तरह से कोड लिख सकता हूँ। तो इसको जब हम वैसे प्रोग्राम लिखते हैं नोटबुक में या किसी टेक्स्ट एडिटर में तो हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसके बाद उसको रन करते हैं। टर्मिनल में क्या होगा कि जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो वाली लाइन रन हो जाएगी, इसलिए इसको कह रहे हैं रीड, यानी वो साथ ही साथ उसको रीड कर रहा है, साथ साथ एवेलुएट कर रहा है, साथ साथ प्रिंट कर रहा है। और लूप का मतलब कि बार बार ये चीज चलती जा रही है। जैसे मैंने एक लाइन लिखी एंटर किया वो लाइन रन हुई, फिर दोबारा एक लाइन लिखी एंटर किया वो लाइन रन हो गई। ये नहीं कि मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा और वो इकट्ठा रन होगा। जब मैंने इसको ऐसे बाहर निकलना है तो मैं क्विट लिख के साथ पेरेंथेसिस एंटर करूंगा, तो मैं उस जो मैं REPL के अंदर गया हुआ हूँ, रीड एवेलुएशन प्रिंट लूप के अंदर, उससे मैं बाहर निकल आऊंगा और नॉर्मल टर्मिनल विंडो के अंदर एंटर हो जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
बेसिक अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इंटीजर है या फ्लोट है, उसके साथ हम मैथ के ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारे पास बेसिक क्लासेस डिफाइन होती हैं, इंटीजर क्लास, फ्लोट क्लास, और उसके अंदर ऑपरेशन डिफाइन हुआ होता है कि जब ये एडिशन का साइन दो चीज़ों के दरमियान आए, तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दो वैल्यूज चाहिए होंगी इसके इर्द गिर्द, तो वो उसको ऑपरेशन करके वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर भी प्रोग्रामिंग में इंक्लूड होता है। जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें एक एरर आ जाएगा, डिवीजन बाय जीरो, क्योंकि ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है और अनडिफाइंड वैल्यू होती है। टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है एक्स, और वो 80 के इक्वल है, सॉरी और सर मैं। फॉर इंटरप्शन। यस मैम। सर आपने अभी बोला है टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, काइंडली कंफर्म इट। इज टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग सेम थिंग और नॉट? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो टाइप कन्वर्जन दो तरह की होती है, एक तो होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो प्रोग्राम खुद कर रहा है, ठीक है। और एक टाइप कास्टिंग होती है जो हम खुद कर रहे होते हैं, जो टाइप कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन से मुराद ये है कि मेरे पास एक वैल्यू थी इंटीजर में, ठीक है। अब वो वैल्यू कन्वर्ट हो गई फ्लोट में, ठीक है। फिर एक वैल्यू थी फ्लोट में, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो टाइप कास्टिंग भी यही चीज़ होती है कि मेरे पास एक वैल्यू इंटीजर में है और उसमें उसको मैं कास्ट करके फ्लोट में कर देता हूँ। तो बिल्कुल ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कन्वर्जन और कास्टिंग, ठीक है। लेकिन इनमें यह होता है कि एक सिचुएशन में प्रोग्राम खुद कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम खुद कर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और एक में ये होता है कि मैं खुद से कन्वर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू ली यूजर से, अब उसके साथ मैंने प्लस माइनस के कोई ऑपरेशन करने हैं और वो वैल्यू स्ट्रिंग में थी, तो मैं उसको इंटीजर में पहले कन्वर्ट करूंगा ताकि मैं उसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकूं। तो जब मैं खुद उसको इन्वर्ट करूंगा तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग बन जाएगी। ओके। पाइथन में क्या होता है कि हमें फ्लोट और इंटीजर्स के दरमियान डिस्टिंक्शन करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स कर देते हैं और इंटीजर और फ्लोट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। लेकिन स्ट्रिंग्स के बारे में हमें थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने यूजर से इनपुट ली कि आप दो नंबर एंटर करें, उसने नंबर एंटर किया 1 और 5, ठीक है। अब मैंने उसको टाइप कास्ट नहीं किया इंटीजर में, और उसको मैंने एज इट इज 1 + 5 लिख दिया, जो यानी उसकी जो वैल्यूज थी इनपुट 1 + इनपुट 2 लिख दिया, तो वो 15 प्रिंट होगा। लेकिन जब मैं उसको इंटीजर में प्रिंट करूंगा तो फिर जब मैं उसको प्लस करूंगा तो वो 6 प्रिंट होगा। यानी जो प्लस स्ट्रिंग का होगा वो दोनों स्ट्रिंग की अलग अलग चीजों को बस आपस में जोड़ के लिख देगा। जो इंटीजर या फ्लोट या कोई और चीज होगी उसमें वो मैथ्स का ऑपरेशन करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पे x = हेलो, y = पाइथन। अब जब मैं x + y लिखूंगा तो ये हेलो पाइथन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, ये एडिटेबल नहीं है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 1 और यहाँ लिखता हूँ 5, तो वो 6 प्रिंट होने के बजाय क्या प्रिंट हो जाएगा, 15। ओके। अम, अच्छा। अब यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन किया है कि पाइथन में क्या होता है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन स्ट्रिंग्स और नंबर्स में नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 80, ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी है, ठीक है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कोड्स हैं, और इसके साथ एक फ्लोट लिख रहा हूँ 16। तो इन दोनों को आपस में ऐड नहीं करेगा, बल्कि एक एरर दे देगा कि भाई हमने कोई बिल्ट इन क्लास डिफाइन नहीं की जिसके अंदर हमने कोई ऑपरेटर डिफाइन किया हो जो स्ट्रिंग और फ्लोट को डिफाइन करेगा, कोई नई वैल्यू इजाद करके आपको दे। तो आप ऐसा करें कि फ्लोट को फ्लोट में ऐड करें या फ्लोट को इंटीजर में ऐड करें, या स्ट्रिंग को अगर कंकैटिनेट करना है किसी और स्ट्रिंग के साथ तो आप फिर दो स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस लिख के लिख दें। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड अप करता हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो आप जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो देख सकते हैं, ये टॉपिक्स पहले कवर हो चुके हैं डिटेल, इससे ज़्यादा डिटेल में। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जो यूज़र से इनपुट आती है, ठीक है, वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो एज अ प्रॉम्प्ट यूज़र को आ जाता है, जैसे हाउ आर यू। फिर यूज़र जो लिखेगा उसके साथ हम, अगर वो कोई उसने कोई नंबर लिखा है तो उसके साथ अगर हमने कोई ऑपरेशन करना है तो वो पहले हम उसको टाइप कास्ट करके इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी वैल्यू होगी वो एज अ स्ट्रिंग ही आएगी, चाहे उसने कोई नंबर एंटर किया है, चाहे उसने कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एंटर किया है, चाहे उसने कोई सेंटेंस एंटर किया है, सारी चीज़ें एज अ स्ट्रिंग ही आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर हमने उसके साथ कोई फंक्शन करना है तो हम उसको पहले टाइप कास्टिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर अब एक इनपुट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वो वैल्यू एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पर जब उसने
पहले प्रिंट किया 3, ठीक है। बाद में जब उसने 2 से डिवाइड करना था तो पहले टाइप कास्टिंग की उसको, फ्लोट करके उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और फिर 2 से डिवाइड किया। अगर मैं डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि स्ट्रिंग को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा कि मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है तो मेरे पास 33 प्रिंट हो जाएगा। यानी वो जो स्ट्रिंग है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 बार प्रिंट हो जाएगी, 3 3। बजाय इसके 3 2 6 होता है, 6 प्रिंट नहीं होगा बल्कि 33 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कंडीशनल्स होते हैं। कंडीशनल्स में क्या होता है, हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इफ एल्स होता है, और इसके अलावा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस। और हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स में मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स को चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसके लिए हम इक्वल्स के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। सिंगल इक्वल जो है वो किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। दो वैल्यूज को इक्वल चेक करना हो तो डबल इक्वल का साइन यूज होता है। ये साइन होता है नॉट इक्वल के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इनको हम आगे पीछे करके नहीं लिख सकते बल्कि हमने इसी सीक्वेंस में लिखना होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है, एंड और नॉट। एंड में क्या होगा, दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और में क्या होगा, दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न होगा। नॉट में क्या होगा कि जो भी मैंने वैल्यू दी है, जैसे फॉल्स दी है यहाँ पे, तो वो ट्रू रिटर्न हो जाएगी। जैसे नॉट 1 ग्रेटर देन 0 है तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन रिटर्न मेरे पास ट्रू नहीं होगा बल्कि फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। जो भी चीज़ है उसका उल्टा मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। उसके अलावा लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं मेरे पास। उसमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि मैं इसके अंदर ये वाली जो लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको ऐड कर सकता हूँ और वो चेक करेगा ट्रू है फॉल्स है, फिर उनके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा के मुझे उसकी एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो उसकी मदद से मैं अपनी कंडीशंस अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे माइकल लिखा और चेक किया कि अगर मिररलेस के इक्वल नहीं है तो ये चेक करेगा हाँ इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे माइकल है यहाँ पे मिररलेस है, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा जो प्रिंट एफ के स्टेटमेंट आ रही होगी इफ के अंदर, ठीक है। और इसको भी ये एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि यहाँ पर एज 21 है, और में कोई भी एक चीज ट्रू हो जाए तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। एंड के अंदर क्या होना चाहिए कि तीनों चीजें ट्रू होनी चाहिए तभी एग्जीक्यूट होंगी। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस जो होती है, प्रेसिडेंस हमारे पास प्रेसिडेंस जो होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रेंथेसिस के अंदर जो चीज़ अगर लिखी हुई है तो वो एग्जीक्यूट होगी। और उसके अलावा पाइथन क्या करेगी कि सिर्फ लेफ्ट टू राइट उसको स्टार्ट कर देगी रीड करना। लेकिन मैथ्स के अंदर जो पेमडास का रूल होता है, ठीक है, पेमडास बोलते हैं, बेडमास बोलते हैं, डिफरेंट इसके बनाए होते हैं, प्रेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर कंपैरिजन, फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे। पहले सबसे पहले नॉट होगा कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को उल्टा करना है वो करो, और उसके बाद एंड या और जो भी ऑपरेटर उसके ऊपर लगाना है वो लगा दो। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास लॉजिकली यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो रन हो रहे होते हैं, यूनरी ऑपरेटर के बाद फिर हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स रन हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक प्रोग्राम दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूप। अभी मैं मैम सायरा इसहाक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लूप के टॉपिक को कवर करें, जो कि हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं। और आज हमारे क्योंकि फ्राइडे पार्टिसिपेंट्स की प्रेजेंटेशन का डे होता है, लेकिन इस बुक को कवर करने की वजह से मैंने इस शुरू में प्रेजेंट किया है। तो अभी मैम सायरा इसहाक जो है वो लूप का टॉपिक कवर करेंगी, जो कि हमारी क्लास में परसों ऑलरेडी कवर हो चुका है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। मैम। ओके, अब हम पाइथन में स्क्रीन भी शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस मैम। ओके, पाइथन में जब हम लूप्स को देखते हैं, बेसिकली लूप्स जो है ये आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। अब एक चीज़ है, मैं रिपीट करना चाह रही हूँ, मैं एक सेम चीज़ को रिपीट करना चाह रही हूँ कि ये लाइन मैं 10 टाइम्स लिखूँ या मैं 20 टाइम्स लिखूँ। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी का जब लॉगिन बनाते हैं, साइन अप करते हैं, और या हम किसी भी ईमेल आईडी पे हम अपना साइन अप कर रहे होते हैं, तो वो हमसे रिपीट करता है कि री राइट योर पासवर्ड। तो ये फंक्शन बेसिकली लूप के अंदर आता है कि हम एक ही चीज को रिपीट करवाना चाह रहे हैं मोर देन 1 टाइम, और वो आपकी मेमोरी में, जिससे हमारी पाइथन की मेमोरी में, हमारे सॉफ्टवेयर की मेमोरी में वो स्टोर हो जाए। तो लूप्स में बेसिकली 2 टाइप्स के लूप्स बहुत फेमस हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर लूप वर्सेस अ व्हाइल लूप।
अब फॉर लूप में बेसिकली हम वो देखते हैं कि अगर हमारे पास फिक्स नंबर है, हमें पता है कि हमने इस डिजिट को या इस लाइन को, लाइक आई लव माई कंट्री, इसको मैंने 5 to 6 टाइम मैंने रिपीट करवाना है, तो मैं फॉर लूप यूज करूंगी। लेकिन अगर जो है मैं वाइल लूप यूज करना चाह रही हूँ, उसमें ये है कि वो इनफाइनाइट टाइम तक के लिए रेपिटेशन चलती रहेगी, अनटिल अनलेस मैं वहां पे कोई कंडीशन ना लगा दूं या मैं उसे ब्रेक ना कर दूं कि भाई यहाँ पे आप बस हो जाओ। यानी मुझे सिर्फ 5 टाइम रिजल्ट चाहिए आई लव माई कंट्री, और उसके बाद मैं उस लूप को ब्रेक कर दूं। ब्रेक करने के लिए यूजुअली हम एंड पे या तो ब्रेक लिख देते हैं, या फिर हम, आपने अभी सर ने बताया इफ एल्स वाली हमने स्टेटमेंट की थी, तो हम एल्स लिख के उसके बाद एंड और कोलन लिख देते हैं। वो जैसे ही आप लेक्चर्स रिपीट सुनोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद लूप में बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं एक किसी भी लूप के। एक तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल है जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं या उसको रिपीट करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद एक रेंज होती है, हम सेट कर देते हैं रेंज, कि यानी हमें ये वाला जो लाइक मैं रिपीट करवाना चाह रही हूँ अपना सेंटेंस, मैं इसको सेट कर देती हूँ रेंज में। अभी हम रेंज के आगे टॉपिक कवर करेंगे, रेंज की फिर आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। अच्छा, अभी हम सिंपल बस देखते हैं कि यहाँ पे फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं, और फॉर आई इन रेंज। अब मैंने रेंज में लिख दिया कि बस मुझे 5 टाइम तक ये लिख के दें, प्रिंट करके दें, आई कैन काउंट टू 1 to 5, यानी 1 से लेके 5 तक मैं काउंटिंग कर सकती हूँ। क्योंकि अब ये इंटीगर है और मैं इसको स्ट्रिंग में, लाइक दे आर नंबर ऑफ वेज, हम डिफरेंट वेज से हम लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग i+1। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो वो उसने हमें 5 टाइम रिजल्ट दे दिया, आई कैन काउंट टू 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे रेंज में हमने सेट कर दिया था कि बस हमें 5 तक चाहिए। अगर हम वाइल लूप यूज करते तो ये हमें इन्फिनिट टाइम तक दे देता, अनटिल अनलेस कोई हम कंडीशन अप्लाई कर देते। अब रेंज, बेसिकली रेंज में 3 चीजें होती हैं जो हमें लर्न करनी होती हैं। रेंज हमें सबसे पहले बताती है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे स्टॉप कर दें। लाइक कि मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ 0 से, 0 से मैंने स्टार्ट किया और मैं उसको स्टॉप करवाना चाह रही हूँ 7 तक। फिर उसके बाद थर्ड चीज जो है रेंज में, वो स्टेप्स बताती है कि भाई ये अब आपका कोड जो रन होगा ये कितने स्टेप्स में रन होगा। तो रेंज में बेसिकली 3 चीजें हमने देनी होती हैं, एक स्टार्ट इनिशियल वैल्यू, और एक जो है एंड वैल्यू, और एक नंबर ऑफ स्टेप्स कि आप कितने स्टेप्स में अपना जो कोड है वो आपका रन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास वो क्विज का क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि टोटल जो कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ हैं वो कितने हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपना आंसर जो है वो दें हमें। और जब हमने ये रेंज वाला इम्पैक्ट डालना होता है तो उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम लिख देंगे =6, लाइक ये सारी कोडिंग अभी हम ना गूगल क्लैप पे जाके मैं आपको 1 2 एग्जांपल्स भी करवा दूंगी, उससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो जब ये मैं कोड रन करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ। अगर तो हम जो है इसको इस एंटर करेंगे 7, तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे हमने साइंस के ऊपर सर ने बताया, एक्सप्लेनेशन साइन और इज इक्वल टू का साइन होता है नोट इज इक्वल टू। तो यानी अगर हमारे पास 7 से हम 6 लिखते हैं या हम 8 लिखते हैं तो वो कहेगा कि हमारे पास फॉल्स आंसर है। देन उसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट लूप है। सर इनफाइनाइट लूप का आप थोड़ा बता दें, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल्स इन लोगों को दिखा दूं लूप्स के। अच्छा, कोई भी कंडीशन है हम चाहते हैं वो कंटिन्यूसली रन हो। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार इनपुट ना लें बल्कि बार बार इनपुट लेते रहें। तो उसके लिए हम इनफाइनाइट लूप यूज़ करते हैं कि हम वाइल ट्रू, जैसे यहाँ लिखा है कि हमने बोल दिया कि वाइल 1, ठीक है। तो अब हम 1 की वैल्यू चेंज तो नहीं कर पा रहे ना, वहाँ पे जो वैल्यू हमने दे दी है वही रहेगी, तो ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं i = 0 लिख देता हूँ यहाँ पर शुरू में, और मैं कह देता हूँ वाइल i < 1, तो आई तो हमेशा 0 ही रहेगा, तो ये लूप चलता रहेगा। अगर मैं आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा तो ये लूप खत्म होगा और फिर ये फाइनाइट लूप बनेगा। तो कोई भी चीज़ अगर मैं कॉन्टिन्यूसली रन करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो मैं इनफाइनाइट लूप का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, उसके बाद हम ये एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर लूप जो है वो यूज किया हुआ है, फॉर आई इन रेंज। अब मैंने ये उसको बता दिया हुआ है कि भाई हमें 1 2 3 4 5 टाइम आप ये रिपीट करके दें और प्रिंट करें मोटिवेटेड योरसेल्फ।
तो हमारे पास ये 5 टाइम उसने प्रिंट करके हमें दे दिया मोटिवेटेड योरसेल्फ, यानी जितने मैंने उसको बता दिया 1 से लेके 5 तक करें। बेसिकली इसमें 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है जीरो का, जीरो को यहाँ पे अगर मैं यूज, अच्छा अब जब हम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेंज में हमारे पास, जब हमने कहा था स्टार्ट बेसिकली हमेशा वो जीरो से करता है, देन उसके बाद वो मूव करता है 1, एंड देन 2 3 4। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये 1 वैल्यू है, ये जो जब कंप्यूटर में रन हो रही है तो ये यहाँ पे जीरो है, और फिर ये 1, फिर 2, ये 3, और ये 4 एंड 5, देन सो ऑन। उसके बाद हम एग्जाम्पल व्हाइल लूप की देखते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे ये है कि मैंने कहा कि आई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे मैंने आई को रेंज मतलब बता दिया, आई इज लेस देन 5। अब मैं जब प्रिंट करवाती हूँ यू विल विन इफ यू वर्क हार्ड, और साथ उसके बाद मैं अपना बता देती हूँ आई प्लस इज इक्वल टू 1, यानी 5 से लेस देन है लेकिन उसमें आप +1 करें। तो अब मेरे पास ये देखें 1 2 3 4, जब मैं इस कोड को रन करवाती हूँ तो मेरे पास ये 5 टाइम वही लाइन जो है वो रिपीट हो जाएगी। अच्छा इसके बाद सर इफ एल्स वाला भी करवाना है इनको कि नहीं करवाना? यस मैम, आप लूप्स को कंप्लीट कर दें। वाइल के साथ एल्स की कंडीशन भी हम ऐड कर सकते हैं, वो उसका पूछ रही हैं आप? नहीं सर ठीक है, नहीं हमने इफ एल्स सिंपल कंडीशंस जो किए थे वो भी था ना आज के टॉपिक में कवर करवाना, जी, वो इसलिए मैं ये कवर कर चुका हूँ, कंडीशनल ओके ओके स्टेटमेंट्स। आप जस्ट लूप्स को कवर कर दें। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। वापस आ जाए हम अपने, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप में ये होता है कि लूप विद इन अ लूप, एक लूप हमने लिया उसके अंदर हम एक और लूप जो है वो ऐड करवा रहे हैं, और देन जो है वो हम अपना आंसर जो है वो चाह रहे हैं। और सर नेस्टेड लूप तो हम लोगों ने नहीं किया था कवर आई थिंक। जी, नेस्टेड लूप हमने कवर नहीं किया अभी। हाँ वो तो मैं नहीं करवा सकती, बस लूप इतना ही था, मतलब तेज तेज जैसा आपने था मैंने बता दिया। और अगर कोई ठीक एग्जांपल है। करनी है तो वो हम कर सकते हैं, या नेस्टेड लूप आप करवा दें कवर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। फिर हमारी कल एक डिस्कशन चल रही थी लिस्ट के बारे में, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ कि लिस्ट के इंडेक्सिंग और सर मेरा स्लाइसिंग में क्या एक फ़र्क होता है। क्वेश्चन है यहाँ पे। लाइक हम इस नोटबुक को यूज करेंगे वहाँ पे लेक्चर के दौरान तो हमें प्रेजेंट करना है, जी, लेक्चर या के जो उन्होंने दौरान, स्लाइड। जी। लेक्चर के दौरान जो है वो इस टेक्स्ट बुक को आप यूज़ नहीं करेंगे। टेक्स्ट वहाँ पर जो उनकी अपनी आईडीज़ होंगी और जो अपना कोर्स मटेरियल होगा वो यूज़ करेंगे। ये टेक्स्ट बुक सिर्फ आपके जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए है, कि आप पाइथन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना चाहते हैं। और वन मोर क्वेश्चन सर, जो उन्होंने स्लाइड्स मेंशन की हैं, उन्हीं को हम यूज करें एज कम्पेयर टू हम खुद से बनाए? अच्छा, इसमें कोई सेक्शन लीडर अगर यहाँ पर सीनियर हैं जो पिछले साल भी थे वो ऐड कर दें। कल सर हरेश का क्वेश्चन था एक। हम लिस्ट को कवर कर रहे थे तो हमारा टाइम अप हो गया था। उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, अगर किसी का आज के टॉपिक के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, कोई भी हमारे पास एक लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर हुई है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, और उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद मैंने अगर इसके अंदर लिखा कि लिस्ट 1, और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिख दी 4, तो क्या होगा कि इस लिस्ट के जो 1 इंडेक्स है, यानी 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो 4 हो जाएगी, ठीक है।
तो अगर मैं सिर्फ एक इसको एलिमेंट बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप उस इंडेक्स पे जाओ और जो भी मैंने वैल्यू एंटर की है वो वहां पर एंटर कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करता हूँ 4 5। तो फिर क्या होगा, एक लिस्ट इसके अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, यानी जो पहले लिस्ट थी उस इंडेक्स के ऊपर वो इस लिस्ट को एंटर कर देगी। यानी जब मैं उसको एक इंडेक्स दे रहा होता हूँ तो वो उसको एज अ होल एलिमेंट ले रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग एंटर करूंगा अगर, तो फिर उसको वो उस जगह पे एक एज अ स्ट्रिंग एंटर कर देगा। ठीक है, लेकिन स्लाइसिंग में क्या होता है कि स्लाइसिंग में मैं उसको डिफरेंट इंडेक्सेस दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ उसको आप ऐसा करो कि मतलब उसको तोड़ के रख दो, आप डिफरेंट उसके पार्ट्स बनाओ और उसको लिस्ट में रख दो। तो क्या होगा कि वो चीज़ उसके अंदर ब्रेक होकर रखी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं जैसे मैंने पहले लिस्ट लिखी थी 4 5। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको अलहदा अलहदा इटरेट करेगा। तो जितनी भी स्लाइसिंग के अंदर क्या होगा, जितनी भी आइटम्स इटरेबल होंगे यानी उनके ऊपर इटरेट किया जा सकता है, फॉर लूप लगाया जा सकता है, उनको वो ब्रेक डाउन करेगा और एज डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें ऐड करेगा। ठीक है, इसका जो हमारे पास होता है बेसिकली, अगर हम निमोनिक याद करें इसका, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट कैबिनेट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब एक सिचुएशन में उसको मैं कह रहा हूँ कि आप 1 नंबर डब्बे में जाओ। ठीक है, और 1 नंबर डब्बे में जाके जो भी मैंने आपको सामान दिया है वो सारा जाके उस 1 नंबर डब्बे में रख दो। ठीक है, वो सिचुएशन कब होगी, जब मैं उसको सिर्फ एक ही इंडेक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो सिचुएशन तब बनेगी। दूसरी सिचुएशन क्या है कि मैं उसको कहता हूँ भाई आप ऐसा करो कि 6 नंबर डब्बे से लेके 8 नंबर डब्बे तक आप ऐसा करो कि जो मैं आपको सामान दे रहा हूं वो आप रख दो। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में वो ये करेगा कि आपने उसको एक सेक्शन बता दिया कि भाई आप ऐसा करो कि एक सिर्फ एक खाने को इस्तेमाल नहीं करो बल्कि डिफरेंट जो कबर्ड के खाने हैं उनको इस्तेमाल करो और जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ वो रख दो। तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है कि जो मैंने उसको डाटा दिया है उसके ऊपर वो एक लूप चला देता है, उसके आइटम्स को अलग कर देता है, आइटरेट कर देता है और अलग अलग आइटम्स को वहां पे रखता है। जितने भी खानों में उसका अलग अलग करके आइटम आ सकता हो वो उन खानों को ऑक्युपाई कर लेता है और उसके बाद जो पुराना डाटा होता है उसको आगे शिफ्ट कर देता है। तो सर हरेश, अच्छा आपको ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर, सर, यहाँ क्लियर पे हो तो गया। आपने जी सर, यहाँ पे आपने इंडेक्सेस में 6 और 8 इस्तेमाल किया है। हमारे पास लिस्ट में 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 और मेरे ख्याल से 7 पुट करना चाहिए था। हाँ, 5 to 7। जी, अगर मैंने इस डब्बे को एग्जैक्टली देखना है तो मैं इसको 5 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और 5 6 7, और इस डब्बे तक मैंने आना है तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, यानी 5 से 8। लेकिन मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए एज एग्जाम्पल लिखा है। तो 5 से 8 लिखूंगा तो मेरे पास ये 3 ब्लॉक्स यूज होंगे। 8 क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि एक माइनस करके इसमें से यूज करेगा इसको, ओके, गॉट इट। जैसे हमारा रेंज फंक्शन करता है। ठीक है, किसी का आज हमने टॉपिक्स जो हैं वो जल्दी में कवर किए हैं। बेसिकली ये हमारा कोड इन प्लेस का सेशन नहीं है, ये हमारा पाइथन कोर्स का सेशन है। और ये जैसे आप नोटबुक देख रहे होंगे, हम ये पाइथन कोर्स जो है ऑलरेडी कवर कर रहे थे। तो हमारे जो टॉपिक्स थे वो हम लूप्स तक कवर कर चुके थे और हमने कल लिस्ट भी कवर कर लिया था। तो अभी मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के साथ टेक्स्ट बुक शेयर हुई थी, तो कोई कोई ही टेक्स्ट बुक को रीड करता है, तो मैंने सोचा कि हम अपने सेशन में इस टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं। तो जो टॉपिक्स हमने आज तक कवर किए थे उनको मैंने आज कवर किया है स्पीड में। कल से फिर हमारे जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होंगे जैसे नेस्टेड लूप, रैंडम नन टाइप्स और ग्राफिक्स फंक्शंस, इनको फिर मैं डिटेल में कवर करूंगा। इनके पीछे जो आज तक जैसे हमने टॉपिक कवर किया हमने उसके पीछे रीज़न भी देखी है कि ये ऐसा क्यों है, और डिफरेंट सिनेरियोज भी देखे हैं, एक्सप्लोर भी किया है। तो कल इसी तरह हम बाकी टॉपिक्स के साथ भी मंडे से हम इसी तरह डिटेल में सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम जो डिक्शनरी अपनी ऐड करनी होती है वो लिस्ट इंडेक्स के थ्रू हम ऐड करते हैं, लाइक हम अपना स्टोर करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर जैसे लिस्ट है उसी तरह डिक्शनरी एक अलग डाटा सेट होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि लिस्ट में तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं, डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और जैसे लिस्ट में मैंने यहाँ पर जैसे लिखा 1 2 3, तो डिक्शनरी में मैं क्या करूंगा, 1 कॉलन, और 1 को मैंने जो वैल्यू देनी है वो मैं लिखूंगा आगे। ठीक है, फिर कोमा एंटर करूंगा, फिर 2, फिर कॉलन, और फिर जो मैंने 2 को वैल्यू देनी है डिक्शनरी में वो लिखूंगा और फिर कॉमा एंटर करूंगा।
यानी डिक्शनरी के अंदर हम जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होती हैं उनको की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं, यानी एक वैल्यू को हम की बना देते हैं और दूसरी को उसकी वैल्यू बना देते हैं, जबकि लिस्ट में हम सिंगल वैल्यूज को जो डिफरेंट इंडेक्सेस पे स्टोर करते हैं। यानी कि डिक्शनरी में हम उसके वन के आगे ही हमने उसकी वैल्यू दे दी कि वन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू इसको कर रहा है, या इस तरह सो जी। ऑन। जी इसी तरह है बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं या कोई ऐड करना चाहे। सर जो डिक्शनरी की कीज होंगी वो तो डिफरेंट होंगी उसकी इंडेक्सेस से। जो वन और टू आप पहले डिफाइन करेंगे, और जो कीज में वन और टू यूज करेंगे वो डिफरेंट होंगी, आई बिलीव। जी डिक्शनरी का टॉपिक हम कवर करेंगे, वो मैम सायरा को मैंने इजी वर्ड्स में समझाने के लिए बताया कि लिस्ट में और डिक्शनरी में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। ओके इसको हम सर। डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और जिन्होंने चैट हैंडल की पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर दिया उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और ख्याल रखें अपनी आपने दुआओं भी में। काफी अच्छा डिलीवर थैंक यू किया, सर, सर आपने काफी अच्छा, माशाल्लाह थैंक से यू। भी अच्छी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। ओके वेलकम। बस हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर ही हम जल्दी से इस बुक को कवर कर लें, बजाय इसके कि हर कोई अपने टाइम में पढ़े और वो पढ़ा पढ़ा नहीं जाता, चीज़ें स्किप हो जाती हैं।